गाजा में युद्ध विराम के कुछ मिनट बाद ही बजे रॉकेट सायरन। इजरायली मीडिया का दावा, हमास की तरफ से समझौते का उल्लंघन। हमास की धमकी, लंबे वक्त तक युद्ध के लिए तैयार। इजरायल ने कहा कुछ भी अंतिम नहीं। हमास के साथ बंधक डील आज से लागू, शाम 7:30 बजे होगी रिहाई। आज 13 बंधक होगी रिहा। एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजरायल। उत्तरकाशी के 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग से आज शाम बाहर आ सकते हैं मजदूर। ऑगर मशीन टूटने की वजह से ड्रिलिंग में आई थी बाधा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार ले रहे हैं अपडेट। कतर कोर्ट ने स्वीकार की भारत की अर्जी। इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों की फांसी की सजा पर भारत की अपील स्वीकार। मौत की सजा पाए पूर्व अफसरों को राहत की उम्मीद। जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई। राजौरी में शहीद हुए 5 वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित की। बाजीमल में 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। टीवी 9 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्सक्लूसिव, बोले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बन रही है सरकार। राहुल के बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम। राम राज्य की अवधारणा में इस तरह के भाषा की कोई जगह नहीं। नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अब तक की 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति मिल गई है। राफा क्रॉसिंग से ट्रकों की एंट्री हुई है। गाजा के लोगों के लिए मदद का सामान लेकर आए हैं ट्रक। एक और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा को अब हर दिन मिलेगा 1,30,000 लीटर डीजल। मिस्र बॉर्डर से हर दिन पहुंचेगा ईंधन। रोज 4 टैंकर गैस की भी सप्लाई होगी। एक और बड़ी खबर, सीजफायर के दौरान गाजा में ही रहेंगे सभी इजरायली सैनिक। अस्थायी पोस्ट पर मौजूद रहेंगे आईडीएफ सैनिक। इजरायल को ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी, कहा इजरायल को डील का पालन करना होगा, सभी शर्तें माननी होंगी। आज से इजरायल हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम लागू। इजरायली सेना ने आधिकारिक ऐलान किया, शाम 7:30 बजे तक छोड़े जाएंगे बंधक। एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम के डील के मुताबिक आज हमास छोड़ेगा इजरायल के 13 बंधक। एक बंधक के बदले इजरायल रिहा करेगा 3 फिलिस्तीनी कैदी। एक और बड़ी खबर, इजरायल की सेना ने की ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा पर आज की बमबारी, युद्ध विराम के पहले किया हमला। एक और बड़ी खबर, हमास की सुरंगों पर इजरायल की भीषण बमबारी। सुरंगों को बम से उड़ाया गया। शिफा अस्पताल के पास सुरंगें तबाह। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की धमकी सामने आई है। कहा सीजफायर के बीच और भड़केगी जंग, दुश्मन को सिखाएंगे सबक। एक और बड़ी खबर, सीजफायर को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता हगारी का बयान। कहा युद्ध विराम के बीच हो सकते हैं बदलाव, इजरायल के लोगों को आतंकित कर सकता है हमास। एक और बड़ी खबर, बंधकों पर इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान। कहा रिहा होने वाले बंधकों के मिले नाम, बंधकों के परिवार वालों के संपर्क में हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स ने कामेल अबू बकर का घर उड़ा दिया। तेल अवीव में इजरायली पुलिस अधिकारी की हत्या की गई थी। जेनिन में था अबू बकर का घर। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के रामल्ला में सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में इजरायली हमलों का किया गया विरोध। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड का इजरायली सैनिकों पर हमला। आईडीएफ पर दागे मोर्टार और रॉकेट। हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान। 15वीं बड़ी खबर, जबालिया में नाहल ब्रिगेड की छापेमारी। रेड के दौरान मस्जिद और घरों में सुरंग मिलने का दावा।
सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार मिलने का दावा। एक और बड़ी खबर, जबालिया में हमास लड़ाकों की तलाश जारी। घरों में इजरायली सेना की छापेमारी। घरों में बेड में हथियारों का जखीरा मिलने का दावा। एक और बड़ी खबर, मध्य गाजा के नुसीरत शिविर में आईडीएफ के हमले से भीषण आग। इमारत में लगी आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी रही। बिल्डिंग से लोगों को निकालने की कोशिश जारी। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। इजरायल की मटाज बैरक की इमारत पर किया हमला। हमले का वीडियो किया जारी। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली सेना की बारूदी बौछार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी इजरायल के नेगेव में आईडीएफ हमास के बीच भीषण फायरिंग। हाईवे पर एक दूसरे पर बरसाई गोलियां। इक्कीसवीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। दक्षिणी गाजा पर इजरायली सेना का हमला। खान यूनिस पर की ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में कई इमारतें तबाह। एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से की मुलाकात। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई मुलाकात। दोनों के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री से हमास चीफ हानिया ने मुलाकात की है। कतर में हुई दोनों की मुलाकात। गाजा के हालात को लेकर हुई चर्चा। एक और बड़ी खबर, जर्मनी में हमास नेताओं के घर पर छापेमारी। जर्मनी में करीब 450 हमास सदस्य। सभी फिलिस्तीनी संगठनों की छानबीन का निर्देश। एक और बड़ी खबर, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर अटैक। 24 घंटे में 4 बार अटैक हुआ। इस्लामिक रेजिडेंट फोर्स ने यह हमला किया। आगे बढ़ते हैं, राजनाथ सिंह ने राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया है। 2/3 से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये राजनाथ सिंह ने कहा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं अपने बयानों से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। 5 राज्यों में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। अब आखिरी चरण में प्रचार जो चल रहा है तेलंगाना में, वहां जा रहे हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि क्या मिजाज है, इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। राजनाथ सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न, अभी राजस्थान चुनाव खत्म हुआ है और ताबड़तोड़ आपने वहाँ बहुत प्रचार किया है। क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है वहाँ? राजस्थान का जहाँ तक प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो ही रहा है, लेकिन 2/3 बहुमत की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो पहले से आप सत्ता में आते रहे, छत्तीसगढ़ में भी आते रहे, वहाँ कोई फेस नहीं दिया इस बार बीजेपी ने, और सामूहिकता की बात कही जा रही है। उसको लेकर वहाँ के कार्यकर्ता या वहाँ के नेताओं में कोई संशय की स्थिति? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब चुनाव का दौर आता है, चुनाव में हिस्सा लेती है, तो उस समय वो अपनी एक रणनीति तैयार करती है और उस रणनीति के तहत ही वो चुनाव लड़ती है। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि इस बार किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव हो जाएगा, हमारे विधायक चुनकर आएंगे, उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे, वहाँ की जो लीडरशिप है उनके साथ भी राय परामर्श करेंगे। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर ये डिसीजन करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा राजे के बारे में बहुत चर्चा है कि वो एक वहाँ के फेमस चेहरा है, प्रसिद्ध चेहरा है, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके लोगों को बाद में टिकट भी पार्टी ने दिया है। लेकिन उनको अगर पार्टी के अंदर लोगों का कहना है कि अगर चेहरा बनाया जाता तो शायद और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत सकती थी। नहीं, वसुंधरा जी कद्दावर नेता हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगी हुई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2/3 बहुमत भी हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर आप वहाँ भी बहुत लगातार दौरा किए, मध्य प्रदेश लेकर मध्य प्रदेश में तो अब क्लियर है, अपनी सरकार बन रही है।
इसमें कहीं दो मत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस को एज है, पहले कहते थे, लेकिन अब इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन वहाँ उठा है और हम लोगों की जो पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस आम जनता के द्वारा मिला है, अब हम लोग आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। एक जो आज के राजनीति में देखने को मिल रहा है, आप आज तेलंगाना जा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में ऐसे 6 महीना पहले कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की, लेकिन अब बाद में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो गई, बीजेपी की खराब हो गई। कुछ ऐसे निर्णय हुए, आप मानते हैं? अब स्थिति जैसी भी हो, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। हम सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखकर ही हम चुनाव लड़ते हैं, और तेलंगाना में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने का लक्ष्य निर्धारित करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में एक नई भाषणबाजी का दौर चला है, और उसमें पीएम के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, राहुल गांधी ने बड़ा खुले तौर पे उनको के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, आप मानते हैं कि इस तरह के शब्दों का अभी चयन करना चाहिए? आगे लोकसभा का चुनाव बाकी है। नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, और समाज नीति हो अथवा राजनीति हो, सभी जगह इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मर्यादाएं किसी भी सूरत में न टूटने पाए। राम राज्य को आदर्श राज्य हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि राम राज्य के जो उस समय राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आजीवन उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सबसे अपेक्षा की जाती है तो मर्यादाएं टूटने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। एक जो चूँकि भगवान राम का नाम आपने लिया है, तो आगे लोकसभा चुनाव होना है और जनवरी में रामलला की मूर्ति भी वहाँ स्थापित होने जा रही है। और कल प्रधानमंत्री गए मथुरा, और काफ़ी वर्षों बाद वहाँ कोई इतने बड़े कद का नेता गया, खास करके प्रधानमंत्री सरीखे नेता वहाँ गया। आपको लगता है कि अगला चुनाव का ये एक तरह से मोल्डिंग है कि जो पोलराइजेशन होगा इस आधार पे होगा? देखिए, ऐसा है, इन सब चीज़ों को चुनावी मुद्दा हम लोग मानकर नहीं चलते। ये हमारी आस्था का, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा का के मुद्दे हैं ये सब। हम इसको चुनावी मुद्दे के रूप में देखते ही नहीं है कभी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वहाँ भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार अपना कुछ काम कर रही है, लेकिन समाज को टुकड़ों में बांटकर अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी नहीं रहा है, और हमारी ये सोच भी नहीं रही है। और जिस दार्शनिक अवधारणा को अथवा जिस विचारधारा को हम मानकर को लेकर हम राजनीति करते हैं, वह दार्शनिक अवधारणा अथवा वो विचारधारा हमें यह सब मैंने पूरे समाज को जाति, पंथ, मजहब के आधार पर बांटने की इजाजत भी नहीं देती है। 25 नवंबर कल राजस्थान वोट करने जा रहा है, मतदान हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। पीओके को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं, ये कहना है राजनाथ सिंह का। TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को पीओके में कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजौरी एनकाउंटर को लेकर अपनी हरकतों से बाज आए पाकिस्तान, हमारी सेना साजिशों का जवाब दे रही है। राजौरी में अभी जो हो रहा है या हुआ है, और ये पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड चला रहा है कि पाकिस्तान फिर से लगातार अपनी कोशिश कर रहा है, हालांकि वो नाकाम कर रहे हैं हमारे सेना के लोग, लेकिन कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइट स्पॉट दिखाने की जरूरत है? आज नहीं तो कल या कभी न कभी तो पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज होना ही पड़ेगा, और हमारी सेना के जवान पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए वहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो पीओके है उसको लेकर आपने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी, पाकिस्तान ने रिएक्ट भी किया था। अब वहाँ स्वतः उसको लेकर वहाँ के लोगों के द्वारा मांग उठने लगी है। आपको लगता है कि पीओके बहुत जल्दी भारत का हिस्सा हो जाएगा, ऐसा जैसा आपने कहा था, जैसा एक एक्सपेक्टेशन आपने व्यक्त किया? मैं समझता हूँ कि भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और पीओके भी जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं
और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से उसकी उपेक्षा की जा रही है, हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके के लोग स्वयं ही यह मांग करें कि हम भारत में मर्ज होना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ, चूंकि कश्मीर पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं बढ़ी हैं और अभी हाल में 3 दिन पहले से जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पे रजौरी में, और हमारे सेना के लोग शहीद भी हो गए उसमें, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है या पाकिस्तान पे कुछ कार्रवाई का वक्त आ गया है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी आतंकवादी जो वारदातें होती हैं उसमें हमारे सेना के बहादुर जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए उसका मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया है। ये विडंबना है कि कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं छिटपुट, लेकिन इस आतंकवाद पर हम विजय हासिल करेंगे, इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। लोग ऐसा नहीं है कि किसी को आक्रमण करके मैं किसी क्षेत्र विशेष को जो है कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी सोच नहीं है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी राजनाथ सिंह के साथ। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक बार फिर से तेलंगाना का रुख करना होगा, जहां प्रियंका गांधी बोल रही हैं। ఎంతో శ్రద్ధగా వహిస్తున్నాము। ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో దాదాపు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలకు పైగా మేము ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాము। यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। తెలంగాణ యువకుల పట్ల కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంతే చిత్తశుద్ధి ఉంది। రాబోయే రోజుల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువకుల యొక్క పాత్ర ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలంటే ఎటువంటి ఆలోచనలతో ముందడికి పోవాలి అనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఆలోచిస్తుంది। जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे, जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी। ఏ విధంగానైతే ఈ పేపర్ లీక్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి కుంభకోణాలను ఆపడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక చిత్తశుద్ధితో ఉన్నది। దానికోసమే మేము జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది తీసుకురాబోతున్నాము। ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో ఏ రోజున పరీక్ష ఉంటుంది, ఏ రోజున పరీక్ష యొక్క ఫలితాలు వస్తాయి, ఆ పరీక్ష ఫలితాల్లో నెలకొల్ప వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనే విషయాన్ని చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పే ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకురాబోతుంది। छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में, हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम। చదువుకునే వారి కోసం 5 లక్షల రూపాయలు సహాయం చేయబోతున్నాము। అదే విధంగా ప్రతి మండలానికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కూడా నెలకొల్పబోతున్నాము। देखो, जब आप सरकार चुनते हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सरकार का एक विजन होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि आपके प्रदेश को, आपको, आपके जीवन की जो मुश्किलें, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से भविष्य को मजबूत करने के लिए वो सरकार काम करेगी। సాధారణంగా ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజల యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే, నెలకొల్పబడిన ప్రభుత్వాలు రేపు మా ఆశయాల అనుగుణంగా నడవాలని, మా పురోగతితో ముందుకెళ్లాలని, రాబోయే రోజుల్లో మా యువకులు, మా వాళ్ళు పురోగతితో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలకు ఉంటుంది। जैसे मेरी बहनें यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई हैं, ఇటు పక్కన మా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు, बहुत समय से इंतजार कर रही हो। నా అక్క చెల్లెళ్ళు చాలా సమయం నుంచి నా గురించి వేచి చూస్తున్నారనే విషయం నాకు తెలుసు। माफी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ घर का काम छोड़ के आई होगी। మీ అందరికీ క్షమాపణ అడుగుతున్నాను, మీరందరూ నా కోసం। तो प्रियंका गांधी बता रही थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या है तेलंगाना के लिए। जी हाँ, ये खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। बंधकों की रिहाई तो होनी है, लेकिन क्या इसके पीछे हमास की बड़ी चाल है? एक बड़ा धोखा है, क्योंकि सीजफायर का ऐलान तो हुआ है, लेकिन ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी बाकी है। गाजा में इजरायली सेना की चेतावनी सामने आई है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है उत्तरी गाजा अभी भी खतरनाक, यहाँ पर वॉर जोन बना हुआ है। दक्षिण गाजा आए लोग अभी वापस ना लौटे।
दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने पर्चे गिराए हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आसमान से आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम पर्चे हैं। ये कोई चिड़िया नहीं उड़ रही है, बल्कि तमाम पर्चे हैं सैकड़ों की तादाद में, जो कि आईडीएफ की तरफ से ये पर्चे लिखे गए हैं और लोगों के घरों में गिराए गए। ये बताने की कोशिश है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी चालू है और लोग नॉर्थ गाजा की तरफ न बढ़ें। ये डेंजरस जोन है, ये डेंजर जोन है। द वॉर इज नॉट ओवर येट, ये कहा गया है इन पर्चों में, इन पर्चियों में लिखा गया है। अभी भी उत्तरी गाजा सुलग रहा है और ये चेतावनी, ये वार्निंग जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की चेतावनी बेअसर है। उत्तरी गाजा की तरफ जा रहे लोग चेतावनी के बाद भी लौटने लगे हैं। लोग, वार्निंग दी गई उसके बावजूद भी अपने घरों का हाल देखने लौट रहे हैं लोग। युद्ध में 17 लाख लोगों का घर छूट गया, 17 लाख लोग बेघर हो गए, लेकिन अपने घरों को वापस लौटकर देख रहे हैं। इन चेतावनियों और वार्निंग का कोई असर इन पर नहीं पड़ रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के गाजा प्लान पर बहुत बड़ी खबर है। गाजा में ही रहेंगे सभी इजरायली सैनिक, अस्थायी पोस्ट पर मौजूद रहेंगे सभी आईडीएफ जवान जो वहां पर मौजूद हैं। एक टेम्पररी पोस्ट बनाया गया और इसी टेम्पररी पोस्ट में तैनात रहेंगे। सीज फायर के दौरान भी, ये 4 दिनों का सीज फायर, लेकिन इसमें तैनात रहेंगे, बाकायदा हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। तो दुनिया के सामने तो युद्ध विराम शुरू हो गया, लेकिन युद्ध विराम में इजराइल की जो सेना है वो क्या करेगी, ये आपके लिए जानना जरूरी है। सभी जवान गाजा में मौजूद रहेंगे, जो जानकारी मिली है आईडीएफ ने कई सुरक्षित ठिकाने इस बीच बनाए हैं अपने जवानों के लिए। गाजा में पहले जवान एकजुट होंगे, एकत्रित होंगे और आगे की जंग का रोड मैप फिर बनाया जाएगा इन जवानों की तरफ से। इसके अलावा हर हलचल पर, हर गतिविधि पर नजर रहेगी जवानों की। ड्रोन, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जाएगी। पूरी तरह से इस वक्त युद्ध को सुपरवाइज किया जाएगा। संदिग्ध हरकत देखते ही एक्शन भी ले लिया जाएगा। ये टेम्पररी पोस्ट में रहेंगे, किसी भी वक्त डील रद्द कर दी जाएगी, ये भी सामने आया है। किसी भी वक्त डील भी रद्द हो सकती है। बाकी बंधकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बंधकों को कहां रखा है हमास ने। डील खत्म होते ही फिर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो जाएंगे, फिर से अटैक शुरू हो जाएंगे और ये इंतजार हो रहा है डील खत्म होने का, क्योंकि इजराइल ने तो साफ कर दिया है हमास का अंत जब तक नहीं हो जाता तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। एक और बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी। शांति के लिए हमास का अंत जरूरी है, हमास का अंत करके रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर को हमास चीफ ने कहा अपनी जीत। हानिया ने कहा इजराइल का प्लान फेल हो गया, हमें मिटाने वाले कामयाब नहीं हो पाए। ईरानी मंत्री के साथ मीटिंग में ये बयान दिया गया है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो अगर नौबत युद्ध विराम तक आई है तो हमास इसे अपनी जीत बता रहा है। क्या कहना है हमास का युद्ध विराम पर, आइए आपको बताते हैं। हमास चीफ हानिया, इस हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया, उसने सीज फायर को अपनी जीत बताया है कि हमने इजराइल को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। हानिया ने कहा कि इजराइल का झुकना हमारी राजनीतिक जीत है, ये कहा गया हानिया की तरफ से। मीटिंग में ईरानी विदेश मंत्री ने भी इसे हमास की जीत बताया है। ईरानी मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल अमेरिका फेल हो गए हैं, ये कहा गया। इजराइल ने कहा था कि हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन वो नाकाम हो गए और नौबत आ गई युद्ध विराम की। कतर में ईरानी विदेश मंत्री और हमास चीफ की जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इस दौरान ये बात निकलकर भी सामने आई।
और कतर में ईरानी विदेश मंत्री और हमास चीफ हानिया मिले थे, जिसके बाद ये बयान सामने आया है कि जीत हमारी हो गई है, हमने इजराइल को हरा दिया है। बेरूत से एक और बड़ी खबर है। बेरूत से ईरान के विदेश मंत्री की धमकी सामने आई है। जंग को महायुद्ध में बदलने की चेतावनी जारी हुई है। गाजा युद्ध को मिडिल ईस्ट में फैलाने की धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से। हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात बदल जाएंगे, ये कहना है ईरान के मंत्री का। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या धमकाया गया है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट से महायुद्ध क्या होगा अब, ईरान की धमकी के मायने क्या है आपको बताते हैं। क्या कहा गया, अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, मायने आपको समझा रहे हैं। क्या हमास, हिजबुल्लाह और हूती को भड़काया जा रहा है ईरान की तरफ से? क्या गाजा जंग के बहाने मुस्लिम देशों को उकसाया जा रहा है ईरान के जरिए? अब बड़ा सवाल यह भी कि क्या जंग को विश्व युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है या ईरान इस ओर ले जाना चाहता है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए? अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। ईरान विदेश मंत्री के बेरूत में जाने से दुनिया हैरान है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह को हथियार देने का दावा भी किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका मौजूदगी नहीं चाहता ईरान की, ये भी एक बात है। और अमेरिका की वजह से परमाणु हथियार बनाने में दिक्कतें हो रही हैं, ये नैरेटिव भी निकलकर सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा में सीजफायर का ऐलान हो गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे वॉर जोन में युद्ध ने टॉप गियर लगा लिया है। रूस के हमले बेहद तेज हो गए हैं और यूक्रेन खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। इजराइल गाजा के बीच जंग भड़कने के बाद से अमेरिका की रणनीति भी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा अहम अरब देशों में महायुद्ध को टालना है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई थम गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। नए रडार की मांग की जा रही है। गोला बारूद की सप्लाई तेज करने की भी गुहार लगाई गई है। दुनिया 2 वॉर जोन। जहां हर वक्त बरस रहा है बारूद, जहां तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। गाजा में इजराइल बमबारी कर रहा है। तो वहीं यहां से करीब 2000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में रूस बारूद बरसा रहा है। वजह अलग है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन गाजा और यूक्रेन में हालात एक जैसे हैं। वजह हैं ये दो चेहरे। दुनिया के 2 वॉर जोन में युद्ध को लीड कर रहे ये दोनों चेहरे अमेरिका के लिए बेहद खास हैं। दोनों की असल ताकत भी अमेरिका ही है। यूक्रेन हो या गाजा, यहां होने वाले धमाके, यहां उठने वाली आग की वजह है अमेरिका से भेजा गया बारूद। अब रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के लिए इन दोनों जगहों पर हथियार के जखीरे की सप्लाई संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है। नाटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है। स्लोवाकिया में नई सरकार ने यूक्रेन को मदद बंद कर दी है। स्लोवाकिया से यूक्रेन को 140 KUB एयर डिफेंस रॉकेट भेजा जाना था। 125 mm की 5000 शेल, 40 लाख छोटे शेल भेजे जाने थे। इजराइल गाजा युद्ध के बाद से अमेरिका का फोकस इजराइल पर है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन ने मौके का पूरा फायदा उठाया है और यूक्रेन पर कई मोर्चे से हमले की शुरुआत कर दी गई है। जेलेंस्की को जिस वक्त और ज्यादा हथियार दिए जाने थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की राह में इजराइल नाम का अड़ंगा आ गया है।
जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल गाजा युद्ध के बाद से यूक्रेन में आर्टिलरी के लिए शेल की सप्लाई की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। यूक्रेन फौज गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली टैंक का काफिला गाजा में घुसा है। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका से कई कार्गो विमानों से टैंक और आर्टिलरी के शेल इजराइल पहुंचाए गए। यही वजह है कि जेलेंस्की की फिक्र बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन्हें बचाने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका से सेंटिनल रेडार देने की गुहार लगाई है। शॉर्ट रेंज के ये रडार जमीन से आसमान तक नजर रखकर सटीक जानकारी देते हैं, जिससे किसी भी हवाई हमले को नाकाम किया जा सकता है।